agent or a lawyer, a lawyer representing the accused has to do its role. However, there comes many circumstances. I've been practicing law for almost 19 years. That my clients or prior clients or probable future clients, they sometimes call you at a time, कि sir FIR ये हुआ हुआ है, so I want to draft this FIR. I need your guidelines on that. Now here comes a tricky question. At that point in time, are we supposed to say, no, I'm not going to tell you? The practical reality is we don't do it, and we tell them कि ये चीजें आपकी होनी चाहिए. So I will shape today's training in such a way that superior court judgments and how practically things work in a court of law. What are the do's and don'ts of the FIR? What should be in the FIR? Believing the fact that as long as or as far as the vakua, the incident is more organic, it is more beneficial for the party lodging the FIR. The first fundamental question which comes in my mind is, FIR है क्या चीज? FIR होती क्या है? FIR करवानी क्यों पड़ती है? मैं क्यों करवाना चाहता हूं FIR? ऐसी क्या चीज मेरी इन्फ्रिंज हो गई है कि मैं चाहता हूं कि अब ये मामला पुलिस और अदालतें सॉल्व करें? तो जब आप क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को देखते हैं, और मैं बहुत बेसिक रखूंगा ताकि यंग बच्चे हैं इनको समझ भी आता रहे, ज़ाब्ता फौजदारी विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसने ऑफेंसेस की दो कैटेगरीज आपके सामने रखी. एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में 154 की कार्रवाई होती है. पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल के अंदर, जिस वकूए की जो ऑफेंस पाकिस्तान पीनल कोड का कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसकी कार्रवाई होगी. फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, मैं अपने घर से बाहर निकल के जाता हूँ, कोई बंदा मुझे गोली मार देता है. आई मीन दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, बीइंग मर्डर्ड. नाउ व्हाट टू डू? अगर वहां से कोई बंदा गुजर रहा है तो उसने क्या करना है? अगर वहां पे कोई गुजर नहीं रहा, किसी ने 15 पे कॉल कर दी है, तो तब क्या करना है? और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या पुलिस मौके पे आके FIR को दर्ज करेगी? FIR होती क्या है? अली है जो आपकी FIR है, इसके अगर जरा आप कॉलम्स को देखें तो इसको समझना बहुत जरूरी है. अगर आपने FIR के कॉलम्स को नहीं समझा, FIR की डायसेक्शन ना की, तो चाहे आप जितना भी बताने की कोशिश कर लें कि FIR इस तरह लिखते हैं, FIR इस तरह होने चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं हो सकता. कोई फायदा नहीं हो सकता. और हर कॉलम की अपनी अपनी वैल्यू है. आप लोग तो जितने भी जेनजी वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, खुशकिस्मत हो कि आप लोगों को कंप्यूटराइज्ड FIR मिलती है. बैक इन माय हे डेज, जब व्हेन आई वाज अ लिटिल यंग और हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त FIR को पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता था. एक डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची और एक पुलिस वाले की काटा हुआ, जो मोहर का काटा हुआ पर्चा होता है, उसकी कोई समझ नहीं आती होती. उसको पढ़ना ही अक्सर असल मकसद होता था. और उस वक्त काफी तकलीफ होती थी, लेकिन नाउ इट कम्स सम सेंस कि उसको बार बार पढ़ना पड़ता था, जिससे वकूए की, यार ये जो बंदा लिख रहा है आवाज नहीं आ रही, प्लीज डोंट डू इट, और एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक इट. वो मेरे सामने स्क्रीन पॉप आउट हो जाती है, इट स्टॉप्स माय कनेक्शन. सो वो बार बार उसको समझने के लिए आप उसको बार बार पढ़ते थे, और आपको वकूआ ज्यादा से ज्यादा समझ आता था. अल्लाह गरी के नायब मत करे मेरे वालिद साहब को, जब उन्होंने मुझे सिखाया कि FIR के बारे में. गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि दो तीन बंदे दोबारा मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल स्विच ऑफ द फैंस. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई होप इट विल बी क्लियर नाउ. ओके. अगर आपने FIR को समझना हो, तो मैं आपको जिक्र कर रहा था, बता रहा था कि बैक इन माय डेज व्हेन आई वाज ट्रेनिंग अंडर माय फादर सुपरविजन,
तो वो कहा करते थे कि आप एफआईआर को जब तक डाइसेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको एफआईआर ने अदालतों में ऑपरेट कैसे करना है वो समझ नहीं आएगी वो चीज। फॉर इंस्टेंस, एफआईआर के कुछ हिस्से फैक्चुअल हिस्से होते हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ हिस्सा एफआईआर का एट्रीब्यूशंस का होता है, कुछ हिस्सा एफआईआर का एलिगेशंस का होता है, कुछ हिस्सा एफआईआर का फाइनल ग्रीवेंस के ऊपर होता है। सो इन्हीं के ऊपर आपकी एफआईआर डाइसेक्ट करती है। और ये जो आपका टॉपिक था एफआईआर ड्राफ्टिंग, बेसिकली ये तमाम की तमाम जजमेंट्स हैं जो इस एफआईआर की इंपॉर्टेंस को आपके सामने रखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं तो, अगर किसी कोई लॉ ग्रेजुएट हो, मैं उससे पूछूं कि जी अदालतें कॉग्निजेंस कब लेती हैं किसी भी मुकदमे की, तो एक कन्वेंशनल जवाब आपको मिलेगा कि जब सेक्शन 190 के तहत उनके पास चालान 173 में पेश होता है। मेरा व्यू थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अगर एफआईआर के आप कॉलम नंबर 6 को देखें, कॉलम नंबर 6 ये कहता है कि जब भी किसी इलाके के अंदर एफआईआर दर्ज होगी, विद इन 24 आवर्स जितना उसके मुलजम को पेश करना है, इसी तरह विद इन 24 आवर्स आपने उस एफआईआर की कॉपी भी इलाका मजिस्ट्रेट को भेजनी है। और उसका जिक्र आपको एफआईआर के कॉलम नंबर 6 के अंदर मिलता है। इसी तरह जो इसके अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन होती है ऑफेंसेस की, कि ऑफेंस कौन सा लगाया हुआ है। फॉर इंस्टेंस, आपने एफआईआर में 302 लगा दिया, लेकिन कंटेंट से कुछ और ऑफेंस बनता हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जब आप केस को आर्ग्यू करते हैं कि जी ऑफेंस अलेज्ड इन द एफआईआर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द एलिगेशंस लेवल्ड इन द एफआईआर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर बेल एंड इक्विटल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स लेटर इन द ट्रेनिंग। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो आपने जो भी आपको फोन करे कि जी असद साहब मुझे बताएं, कलोड़ो साहब के पर्चा दर्ज करवाना है, मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दें, तो आपने इन चीजों को अपनी नजर में रखना। अगेन आई एम सेइंग इट कि आपने एज अ लीगल काउंसिल गाइडेंस देनी होती है। अदरवाइज वकुआ जितना ऑर्गेनिक होगा, मैं आपके सामने एग्जांपल्स रखूंगा, जितना ऑर्गेनिक होगा, जितना अपनी रियल कैपेसिटी में होगा, उसका उतना ही ज्यादा फायदा होता है। और उसकी बहुत सेवरल रीजंस है। अगर आप 50s में, 60s में, 70s में चले जाएं, तो कुछ एफआईआर आपको वन लाइनर भी मिलेंगी कि जी ये वकुआ हो गया बस। क्यों? उसकी वजह ये है कि सेक्शन 154 सीआरपीसी और पुलिस जो और रूल्स है 1934 के, उसका 24(5) आपको ये बताता है कि इन्फॉर्मेंट का कॉन्सेप्ट वहां पे मौजूद है, कंप्लेनेंट का मौजूद है। और अभी रिसेंटली हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक साहब ने इसके ऊपर एक जजमेंट दे दी है, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि इवन एफआईआर थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी हो सकती है। सो बेसिकली आपने मशीनरी ऑफ लॉ को इन मोशन करना होता है, मशीनरी ऑफ लॉ को सेट इनटू मोशन करना होता है। इसका दैट डज नॉट मीन कि आपका एग्रीव्ड होना जरूरी है, जो कि पुराना कॉन्सेप्ट था। सलाउद्दीन, जस्टिस सलाउद्दीन पनवर साहब जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर थे, तो उनकी एक जजमेंट है 2016 एमएलडी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लेनेंट, एक्यूज और विटनेसेस के इर्द गिर्द घूमता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको अभी जस्टिस अमजद रफीक साहब ने ओवरटर्न किया अपनी जजमेंट के। सो इस वजह से कोई बंदा आपको अप्रोच करे, या कोई कोई एक जेन्युइन एग्रीव्ड है या विक्टिम है, तो उसको जो एफआईआर है वो बहुत प्रॉम्प्टली लॉन्च करवानी चाहिए। एफआईआर के अंदर एक कॉलम होता है जिसको कहा जाता है तारीख वक्त वकुआ, और एक कॉलम होता है तारीख वक्त रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख वक्त वकुआ वहां पे वो लिखा जाता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, अगेन मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। अली हैदर साहब यहां से बाहर निकले और घर के बाहर मर्डर हो गए, और ये क्या कहते हैं, अलाई बख्श साहब ने उनको देख लिया। इन्होंने फौरन से पहले 15 पे कॉल की, वहां पे पुलिस आ गई, इन्होंने अपना ओरल वर्जन दिया जिसको चॉक डाउन किया गया, और थाने गए और जाके इन्होंने पर्चा करवाया। तो उस वक्त जब इन्होंने अपनी दरखास्त दी, वो अपना एग्जैक्ट वकुआ बताएंगे कि 10:15 के ऊपर मैंने ये वकुआ हुआ है। लेकिन जब एफआईआर लॉन्च हो रही है, उस वक्त तक 10:40 हो चुके हैं। सो वो 35 मिनट का डिले आ गया। ये डिले की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसी के नीचे एक कॉलम बना होता है कि जहां पे वकुआ हुआ वहां से थाने का डिस्टेंस कितना है। सो वो डिस्टेंस और
वो जो डिले है उस वकूए के अंदर और उस एफआईआर को दर्ज करवाने के अंदर, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 कदम पे थाना था, आपके आधे किलोमीटर पे थाना था, आपने 5 घंटे का डिले डाला है, तो इसको 80s की जजमेंट्स उठा के देखें, 90s की जजमेंट उठा के देखें, तो वो कहती हैं कि दैट मींस यू हैव एफआईआर आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कि जी हुन मैं किनू फिक्स करना, मैं काशफ नु ये मुकदमे च पाना है, मैं अवैस नु पाना है, मैं किनू इस मुकदमे च पाना है, मैंने फिक्स किसको करना है इस मुकदमे के अंदर। दैट मींस आपने डिलिब्रेशन की है, दैट मींस आपने कंसल्ट किया, दैट मींस आपने इसके ऊपर ड्यू डिलिब्रेशन की है, दैट मींस आपने वाइडर नेट थ्रो करने की कोशिश की है, दैट मींस आपने मशवरा करके वकील से ये पर्चा दर्ज करवाया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमेशा एफआईआर को प्रॉम्प्टली लॉन्च करवाना चाहिए। अगर वो आप प्रॉम्प्टली लॉन्च नहीं करवाते, उसमें डिले आता है, तो वो प्रोसिक्यूशन के लिए फेटल होता है। हाँ, यहां पे अक्सर ये सवाल आएगा कि सर एक बंदा जिसका अली हैदर मर गया, उसकी बुड्ढी को टेंशन पड़ी हुई, उसकी माँ को टेंशन पड़ी हुई है, उसके बाप को टेंशन पड़ी हुई है कि बंदा पुत्र साड़ा मर्डर कर देता है। नाउ उनको क्या होश के इस वक्त हम पुलिस के पास जाएं और ये वो, सिंस इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, since a cognizable offense is committed and you want the you want a legal revenge out of it, so for that purpose you have to lodge the FIR first. सो उसके बाद की जितनी भी प्रोसीडिंग होती है, चाहे अदर का पोस्टमार्टम होना है, उसका एमएलसी होना है, जो भी होना है, सो उसके लिए पुलिस साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको अस्पताल में भी एंटरटेन नहीं करेंगे। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है प्रॉम्प्टली लॉन्च करना एफआईआर को। इसीलिए मैं कहता हूं कि वकूआ जितना ऑर्गेनिक होगा, जितना रियल होगा, उतना ही बेहतर होगा। और मेरे वालिद साहब की एक्सपीरियंस ये कहा करता था, वो कहते थे बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना मुदई 100% सच्चा होता है, ना मुलजिम 100% गुनहगार होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अली के बाहर मर्डर हुआ है, अलाई बख्श ने देखा है, तो अलाई बख्श साहब क्या करेंगे, मैं तो नहीं पर्चा कराना, 15 पे कॉल कराई, पुलिस आई और उन्होंने कहा जी बुलाओ उनके वारसान को। वारसान किधर थे? अम्मा मेरी वजीराबाद बैठी, बुढ़ी मेरी सोई हुई, बच्चे मेरे सोए हुए, अब्बा जी मेरे जन्नत में बैठे हुए हैं। तो ये अब पर्चा के तो वारसान बनेंगे मुदई। अब जिन्होंने वकूआ देखा नहीं है वो मुदई बन गए, जिन्होंने वकूआ देखा नहीं वो आपने गवाह बना दिए, जिन्होंने वकूआ देखा नहीं उनकी आपने सर्कमस्टांशियल एविडेंस बना दी, बिकॉज दे हैव टू परसू द केसेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सो फॉर दैट मैटर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसकी वजह से वो कहा करते थे ना मुदई 100% गुनेगार होता है, ना मुलजिम 100% गुनेगार होता है। सो इस वजह से वकुए को ऑर्गेनिक रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने एक 4 मर्डर केस गुजरांवाला का चल रहा है, एक मेरा ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर बेल्स आई मुलजमान की, और एक ही घर के उन्होंने तकरीबन कुछ 4 लोग मार दिए, बेटा मार दिया, दामाद मार दिया, चाचा मार दिया, उसका भाई मार दिया मुदैया का, और तकरीबन कोई 11 लोग जो है ना शादी वाले घर के अंदर घुस के उन्होंने गोलियां शोलियां मारी थी, बंदे मारे थे। तो वन ऑफ द एक्यूज को हमने अलेज किया कि राइट पट पे उसने फायर मारा, जबकि जो डिसीज था उसके लेफ्ट पट के ऊपर फायर था। तो उधर मैंने आर्ग्यूमेंट यही दिया जो आप लोगों के दिमागों में आ रहा है कि सर जिस औरत का बच्चा मार दिया, दवाद मार दिया, भाई मार दिया, उसको क्या होश के फोटोग्राफिक मेमोरी दे कि जी ये जगह आपने फायर मारा और ये जगह आपने फायर नहीं मारा। तो अजहर जावेद गुराल साहब आगे से मुझे कहते आपको किसने कहा था आप स्पेसिफिक नॉमिनेशन करें, आपको क्या जरूरत थी? आपके घर आए थे ना, आप कह देते कि ये आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। जब आपने 11 मुलजमों में से 10 मुलजमान को स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक नॉमिनेशन की, अब यहां पे एफआईआर के मैं उस हिस्से पे आऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि एफआईआर को अगर आप जब देखें तो शुरू होता है बखिदमत जनाब एसएचओ साहब सो एंड सो, अली हैदर साहब बहुत शरीफ आदमी है, वकालत की पेशा वकालत से ताल्लुक रखते हैं, सो एंड सो फोर्थ। आज मोरखा इतने इतने बजे, इस तारीख को आज इतने बजे मैं जा रहा था, अपने घर से बाहर निकला तो सामने से आने वाले 2 नामालूम अशखास ने, अब नामालूम मैं जान के लाया हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग, 2 नामालूम अशखास ने आके सीधा फायर किया। एक फायर उसके दिल पे लगा, एक फायर उसकी बखी में लगा, एक फायर उसके पट में लगा, सो ऑन। नाउ दिस आर द स्पेसिफिक एट्रीब्यूशंस। अगर कोई हर्ट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं तो हमारी जजमेंट्स ये कहती हैं कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आप बताएं जी
कि वहां पे सैयद मोहसिन साहब थे, अब्दुल रहमान साहब थे, जुहेब साहब थे, मोहम्मद जायद साहब थे, यासिर अली साहब थे। तो किसने कौन सी इंजरी को इन्फ्लिक्ट किया है? बिकॉज हर किसी को इंजरी के मुताबिक, और आपने जिस तरह मोहसिन साहब का बताया, अब्दुल रहमान साहब का बताया, जुहेब साहब का बताया, तो इनके पास आला कत्ल कौन सा था, आला इंजरी कौन सा था, वेपन कौन सा था इनके पास? अगर आपने लज किया 222 बोर और अली हैदर के दिल पे निकली 9 mm की गोली, कॉन्ट्रोडिक्शन। सो हमारी जजमेंट्स ये कहती हैं कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक एलिगेशन, स्पेसिफिक आर्सेनल जो है आपका मेंशन करना जरूरी है। हाउएवर अगर बैक इन द डेज जाया जाए 60s 70s, ये बाद की जजमेंट्स ने ये वाली जो है ना वो चीज डाली कि स्पेसिफिक नॉमिनेशन और एट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली गिल्ट डिसाइड करने के लिए किसको कितनी सजा देनी है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितनी है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है ये सब कुछ करना। आपकी एफआईआर के अंदर इनिशियल जो बॉडी ऑफ एफआईआर होती है वो इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल होती है, कौन पार्टीज हैं, क्या हैं, कितने लोग हैं, क्या है। उसके बाद आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूशंस करते हैं, स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाते हैं, इंजरीज की एट्रीब्यूशन लगाते हैं। आपसे अगर कोई मशवरा मांगे तो इस सिमेट्री के अंदर आपने इसको रखना होता है। और फिर उसके बाद फाइनली होता है कि उस स्पेसिफिक एलिगेशन, स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन के कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट क्या हुए। अली हैदर साहब उधर जख्मी हो गए, मोहम्मद साहब उधर जो है वो उधर मर गए, उसका सर फट गया, उसकी कमर पे चोट लगी, उसके साथ जना हो गया, उसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, उसके साथ यानी आपने ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स, जब मैं ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूं तो याद रखिएगा, आप लोग सारे यंग एस्पिरेंट्स हैं। एज अ लॉयर, चाहे मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से कंप्लेनेंट काउंसिल हूं, चाहे मैं डिफेंस काउंसिल हूं, एज अ लॉयर मेरा डोमेन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड के लॉर्ड मैकॉले की लिखी हुई इस पाकिस्तान पीनल कोड के डिफाइनिंग सेक्शंस के साथ है। क्योंकि डिफाइनिंग सेक्शंस आपको मेंजरिया भी बताते हैं, डिफाइनिंग सेक्शंस आपको एक्टस रियस भी बताते हैं, और यही हमारा डोमेन होता है। जो पेनल्टी सेक्शन है जिसके अंदर सजा दी जाती है वो अदालत का डोमेन है, वो लॉयर्स का डोमेन नहीं है। आपने अपनी एफआईआर को चॉक डाउन करते हुए, या पुलिस वालों ने अपनी एफआईआर को जब चॉक डाउन करते हैं, वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो जो डिफाइनिंग सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर पूरे होते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे मेरे सामने ये हसन साहब का नाम खुला हुआ है, हसन साहब के साथ मेरा कोई लेन देन है, और मैंने इससे वो चीज लेके अब इसको उसके अगेंस्ट मैंने चेक इशू कर दी। अब चेक के लिए जरूरी है कि सेक्शन 489F को आप देखें तो वो कहता है हु एवर डिसऑनेस्टली इशूज अ चेक अगेंस्ट द रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन। नाउ ये वो अल्फाज हैं जो कंटेंट आपकी एफआईआर के अंदर पुलिस कोशिश करती है डिपिक्ट करे। डिसऑनेस्टली के लिए आपको पाकिस्तान पीनल कोड को जाकर समझना पड़ेगा कि डिफाइनिंग सेक्शन में वो बताता है डिसऑनेस्टली का मतलब है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। मैंने अपने रॉन्गफुल गेन के लिए उसका रॉन्गफुल लॉस किया है, इसलिए रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। अब इसी तरह की आपने स्टोरी जो पुलिस वाले नरेट करते हैं अपने उस एफआईआर के अंदर, वो नरेट कर रहे हैं। वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे एफआईआर के अंदर पूरे होने चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, 406 की एग्जांपल देता हूं, सिंस लेटली आई बीन कंडक्टिंग मेनी ऑफ सच केसेस, तो आपको समझ आ जाएगी। 406 पेनल्टी सेक्शन है, पेनल्टी सेक्शन जो बताता है कि जिस किसी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उसकी सजा क्या होगी। बट एज अ लॉयर, एज ए सेड, कि हमने देखना है कि अगर हमने किसी पे एफआईआर करवानी है तो 405 को पढ़ना पड़ेगा आपको। 405 क्या है? 405 ये कहता है हु एवर इंटरेस्टेड विद एनी प्रॉपर्टी और डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, ये है 405। अब मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन ले आउट करने लगा हूं, और प्रोपोजिशन ये है कि मैंने और जुहेब ने मिलके एक कारोबार किया, और कारोबार की जो सारी कमांड एंड कंट्रोल थी वो अली हैदर के पास थी। अली हैदर ने क्या किया, इस कारोबार को चलाया, और मेरा और जुहेब का ये बिजनेस था कि वो मेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम करेगा। अब जब मैंने इसे प्रॉफिट के बाद अपने ओरिजिनल पैसे, चूंकि आई डोंट वांट टू डू एनी मोर बिजनेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, सो आई वांट माय मनी आउट।
So when I ask him to give me my money, so he says, Ali Haider says, no, I don't want to give your money because you invested with your own choice. अभी आप शेर बानो नकवी साहबा की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक समझें तो आप जाएंगे थाने डिफेंस बी के अंदर और जाके एप्लीकेशन देंगे शेर बानो नकवी साहबा को। शेर बानो नकवी साहब की कहेंगी वो इनकी ऐसी की तैसी, ये कैसे हो रहा है? वो जब उसने पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं और पैसे वो कारोबार के लिए लिए, तो अब उसका क्या मतलब है? उसके पैसे खा जाएगा। बुलाओ जी मोहर को, दो पर्चा 406 का। हाँ जी, 406 का अपने पर्चा दे दी। अब मुझे ऐसा नालायक वकील पेश होता है उस केस के अंदर और कहता है, सर ऑफेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। द जज सेज, हाउ कैन यू से दैट द ऑफेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट? I would say, sir, the section 405, which is the commanding section in terms of section criminal breach of trust, it says, whoever entrusted with any property or dominion over property, does the police know what entrustment means? Entrustment doesn't mean the business. Entrustment doesn't mean the loan. Entrustment doesn't mean buying and selling of any property. Entrustment doesn't mean that it is a relationship of some installments. Then how can you lodge the FIR under section 406? Judge says कि how आपको पैसे दिए, आपके बैंक अकाउंट में आए? जी बिल्कुल आए सर, but those were for the purpose of business transaction. Does it cater business transaction? The answer to that question is no. I will take you that judge, that there is a judgment of His Lordship Mr. Justice Asif Saeed Khan Kosa, judgment of Justice Ali Zia Bajwa, judgment of the Tariq Salim Sheikh Sahab, judgment of His Lordship Mr. Justice Sardar Tariq Masood Sahab from Supreme Court 2025 PLD 2025 Supreme Court 1130 that says in all of these circumstances offense doesn't make out. Judge says you're right. And that's the exactly thing which you need to guide your client, or police has to follow. Police has to follow. कि business transaction मैंने किया क्या? I just played within the domain of defining section. It doesn't make out. So that's one of the arguments कि offense इस बनता नहीं है ऐसा जो आपने लगाया इसके अंदर। आपका physical relationship है, consensual relationship है, though I have a different view on that. And you says that, a girl says that, I have been raped by this guy. FIR be lodged under section 376. Now, with that reference, it all depends. The allegations level in the FIR. But when there is a consensual one, you have a Hadood ordinance, you have a adultery section 496B, so on and so forth. And there is a recent judgment by the Honorable Supreme Court of Pakistan, His Lordship Mr. Justice Malik Shehzad Saab, in which the accused was convicted under section 376. That sentence was upheld by the High Court, and then that sentence was assailed before the Honorable Supreme Court of Pakistan, whereby Supreme Court of Pakistan convicted that accused on the basis of adultery, not rape, because the facts of the case was altogether different. So, meaning thereby, what I'm trying to postulate in front of you, that the allegations are very important. That defines that that decides the fate of the case. So when you're putting the allegations in the FIR, when the police is putting the allegations in the FIR, they should be cautious of the fact कि जो penalty जो defining section है उसके ingredients पूरे होते हैं कि नहीं. Because होता क्या, if these cautions, these precautions, these abundant precautions, if not taken, a like lawyer like me take a lot of benefit out of that. A lot of benefit out of that. And I can postulate cases and cases whereby I knock down many of the proceedings by the police on the basis of this. I was able to get the bail. I was able to quash the FIR. So much so I was able to discharge my client from the magistrate on these bases. So these are the very important things. उसके बाद जब आपकी FIR हो जाती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज अ लॉयर, बिकॉज याद रखिएगा आइन का आर्टिकल 10 आपको कहता है कि यू हैव अ राइट टू काउंसल. राइट टू काउंसल. When I say you have a right to counsel, if you have ever gone Article 10 sub Article 2, which says that whenever the accused is arrested, he will be given a lawyer of his own choice.
There is a very famous case from the American Supreme Court, Miranda versus Arizona. And your Article 10, sub Article 2 is a byproduct of Miranda versus Arizona, जिसको मरिंडा कॉशन भी कहा जाता है, कॉशन क्लॉज भी कहा जाता है. यानी आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, इफ व्हेन समबडी इज अरेस्टेड दे से you are under arrest, you have a right to have a counsel, you must stay silent, you don't have to say anything. If you say anything or do anything, that will be used as evidence against you, so you will be given a counsel of your own choice. So once the FIR is lodged, then both the parties, be that may it's the complainant or the accused, they are entitled to have a counsel. And that counsel is not there to flaunt something. जिस तरह आजकल आपने देखा होगा, वो कुछ हमारे बहुत काबिल लॉयर्स हैं, क्लाइंट्स को बिठा के वीडियोस बना रहे होते हैं, फिर उसके बाद कहते हो आपने पैसे रिकवर करवाने हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं रिकवर करवा. Investigation stage, you have to guide your clients. If you're the kind counsel for the complainant, you have to tell them, present this kind of evidence in before the investigation. Because I think there was a very famous quotation by Irvi Younger or something like that. They say the lawyers are there. What happened? What happened to my screen? Yeah. So Irvi Younger statement: the lawyers are there to do things which clients cannot do for themselves. Yes, they have to join the investigation. Yes, they have to present their evidence in the investigation. But for instance, if your case is premised upon some very important document and you're not presenting that document before investigation, you're supposed to tell them that present this evidence to the investigating officer. And if you're the accused, हमारे यहाँ अक्सर, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बहुत सारे लॉयर्स को मैंने जब भी ट्रेनिंग्स वगैरह पे जाऊं तो मैं उनसे पूछता हूँ, कभी आप लोगों ने अपना फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड करवाया अगर आप मुलजिम के वकील हैं? यानी पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी मिसल भरी होती है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के साथ, और कोई डिफेंस काउंसिल बॉदर नहीं करता मुलजिम का फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड करवाने के लिए. वो फर्स्ट वर्शन कुछ भी हो सकता है, वो आपका डिफेंस भी हो सकता है, वो आपकी जस्टिफिकेशन भी हो सकती है, वो आपकी एक्सक्यूज भी हो सकती है, वो आपकी एलिबाई भी हो सकती है, वो आपका डिनायल भी हो सकता है. बट यू मस्ट रिकॉर्ड योर फर्स्ट वर्शन बिफोर द आईओ. नहीं करता, इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाए, नहीं करता 22A6 की पिटिशन फाइल करें, नहीं करता हाईकोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन. लोग आपको पाकिस्तान के ना, और मेरे वीडियोस के कमेंट्स के अंदर भी ये काफी लोग कमेंट करते हैं, जी आप बड़े कानून की बातें करते हैं, आप जरा जाके देखें पाकिस्तान का नंबर क्या है, और पाकिस्तान में तो इंसाफ है ही नहीं है, और ये वो. हैड इट बीन द सिनेरियो, तो वकील भूखे मर रहे होते. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये देखने की जरूरत है, सेल्फ कथारसिस करने की जरूरत है, क्या हम एज अ लॉयर अपने क्लाइंट को ट्रू प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. इफ आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, तो ट्रस्ट मी आई माइट डाउट माई सेल्फ कि यार शायद मुझे इस केस में ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था. So, because we, the lawyers and the judges in particular, are not only the stakeholders. पुलिस उसका स्टेक होल्डर है, प्रोसिक्यूशन उसका स्टेक होल्डर है, आप लोग सोसाइटी एज अ स्टेक होल्डर है. कोई शहादत देने के लिए तैयार नहीं है, सारा का सारा जोर पार्टियों का बिलों के ऊपर है. सो खैर, टॉपिक कहीं और निकल जाएगा. कमिंग बैक टू माई टॉपिक. So FIR is the most important document in a criminal administration of justice, और जिस तरह कहा जाता है रजिस्ट्री या फर्द जो है, that is most important document when it comes to civil litigation. क्योंकि ये एक गलत काटा हुआ पर्चा,
गलत कटी हुई एफआईआर अब आपका सीआरओ तो खराब करेगी करेगी, सुप्रीम कोर्ट तक के आपके चक्कर लगवाती है। और आई हैव encountered, witnessed, and undergone cases of that sort. Yani, I will not disclose the offense or the parties. One of the clients approached me for a certain particular kind of offense that I have to represent him in a courts in Gujranwala. I did my part because I was supposed to be arguing a case high court, but he requested me so vehemently that I have to go there. When I went there, the things didn't work out, and he slipped away from me and went to a very high profile lawyer. When he went to a very high profile lawyer, way bigger than me, I'm a very humble servant of law. So I told him कि ये चीजें होनी चाहिए, which I initially intended to do. लेकिन you forced me to argue in a lower court, but ये चीजें आप कर लेना वरना नुकसान हो। वो नहीं किया। Trust me, bail was dismissed. Now that guy is before the Supreme Court of Pakistan in a case which, from the inception of it, should have been dismissed, should have been, cancelled. So FIR is that important document. I'm just trying to advocate that how important document it is. How carefully police must chalk down or jot down this FIR. Precisely pinpoint. And when I'm saying precisely specific nomination and these kind of things, because my judgments, my superior court judgments require that kind of a thing. या तो आप वकूए इतना ऑर्गेनिक रखे ना कि मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ कि बंदे एंटर हुए मुझे गोलियां मार दी। लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट कि किसने आगे किधर गोली मारी, किसने किधर गोली मारी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। The moment you do that, your case goes to the case of circumstantial evidence, not of the ocular account. And the circumstantial evidence is the weakest piece of evidence when it comes to Pakistan. I still remember in one of the murder reference, I was arguing with Salman Safdar Saab. He asked me a very interesting question. Salman Saab कहते हैं मुझे एक बात बताओ, what is circumstantial evidence? मैंने कहा सर इट्स द वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। और पाकिस्तानी जजमेंट्स को देखें, मैं नजीर केस ले आऊं, मैं मोहम्मदुल्लाह केस ले आऊं, मैं जो मर्जी ले आऊं, दे से इट्स जस्ट लाइक अ chain should start from the neck of the deceased and goes to the neck of the culprit. In any of the way, इस पूरे रास्ते में जहां चेन टूटी, evidence collapses. So कहते you're perfectly right. Do you know what is circumstantial evidence in a British law, in a English law? मैं कहा sir, I know a little bit, but it would be great if you lay out the scenario. Okay, in English law, circumstantial evidence is just like a bridge holding with strings. अगर एक circumstance टूट भी जाए तो bridge collapse नहीं करता, it tumbles. And then when you cross that, you see the bridge and you make a judgment कि bridge खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा. That's a circumstantial evidence. So Pakistani law के अंदर Article 71 QSO, again it's going to be very convoluted for you guys. But coming back to that, so that's why जो FIR है, that is most important one. So if anyone have any question from the this so-called drafting of the FIR, you can ask me, then I'll move forward. Any question, you can ask me the question. Yes, Sajjad Ali साहब पूछे। पूछे सजाद अली साहब। सजाद अली साहब आपने हाथ खड़ा है, साजिद अली साहब पूछें। उनका नहीं हो रहा। एनीवन एल्स? जी मकसूद अहमद साहब पूछें आप। जी मकसूद साहब, एडमिन कैन यू अनब्लॉक देम? आई थिंक नो वन कैन अनब्लॉक यू। ओके सर। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। माय वालेकुम क्वेश्चन सलाम। इज दैट कि अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है
और उसकी रॉन्गफुल इम्प्लीकेशन हो की जाती है, तो इसके लिए विक्टिम के पास क्या क्या रेमेडीज हैं? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन। आई टेल यू वन थिंग। रॉन्गफुल इम्प्लीकेशन का मतलब है आप कह रहे हो रॉन्गली इम्प्लीकेट कर दिया गया। देखो, सिंस एफआईआर इज लॉन्च्ड, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आई वोंट से कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कभी सच नहीं निकलता, सच आ भी जाता है। द बिगेस्ट थिंग एज अ प्रैक्टिकल, जो कि मेरा सेकंड पोर्शन था, जो आपका प्रैक्टिकल यानी चीजें जो है, आपको सबसे ज्यादा पहले दुआ ये मांगनी चाहिए कि आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ईमानदार मिल जाए। क्योंकि अगर वो ईमानदार ऑफिसर है तो ट्रस्ट मी, पाकिस्तानी पुलिस बहुत केपेबल है, बहुत केपेबल है। और वो इस चीज को ले आते हैं, तो वो लॉ के अंदर आपको बेगुनाह करने की पावर भी उनके पास है, और आपको मुकदमे से डिस्चार्ज करने की भी पावर उनके पास है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता, तो फिर लॉयर सबसे पहले आपको ये करता है कि कोशिश ये करता है कि आपकी बेल आउट आप हो जाओ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेटा याद रखना कि दोनों तरफ से, चाहे मुलजम हो चाहे मुदई हो, इनका सारा का सारा जोर होता है बेलों की हद तक। ट्रायल बिलखुसूस लाहौर में ना होने के बराबर है। और यानी पार्टीज भी परसू नहीं करती। जैसे ही मुलजम बेल आउट हो गया, तो उसके बाद वो भी ढीला पड़ जाता है। और उसके बाद अगर कंप्लेनेंट बेल कैंसिल करवा दे, तो वो और तगड़ा हो जाता है। सो इसी प्रोसेस में पार्टियां लगी रहती हैं, चाहे मजिस्ट्रियल कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। वंस द बेल इज ग्रांटेड, तो फिर मुकदमे की जो परसुएसिव पावर्स होती है ना, जो लगी होती है, वो ढीली पड़ जाती हैं। सो अल्टीमेटली आपके पास राइट टू क्रॉस एग्जामिन है, गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करें। ट्रायल तो आपको फेस करना पड़ेगा अगर पुलिस ने आपको बेगुनाह नहीं किया। नेक्स्ट जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो सर, कैन यू लिसन मी? यस यस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एक मुलजम है, उसने एफआईआर सॉरी उसने फायर किया है, बंदे की डेथ हो गई है। अब एफआईआर में कंप्लेनेंट ने लिखा है कि दो मुलजमों ने फायर किए हैं। एक का ठीक लगा है। है इसकी बैक बोन पे और एक का लगा है इसके फ्रंट पे ना, फेस पे। अब जब मेन मुलजिम अरेस्ट हो जाता है तो वो सारा मुद्दा अपने ऊपर ले लेता है कि मैं अकेला था, मेरे साथ तो दूसरा मुलजिम ही नहीं था। अब ठीक है। ये एमएलसी में ये शो हो गया कि इसको तीन फायर लगे थे, दो फेस पे लगे हैं, एक बैक पे लगा हुआ। बैक वाला था वो नामुम पे डाला हुआ था। अब जो फेस ठीक है। वाला, अब यहाँ पे मुलजिम तो सारा मुद्दा अपने ऊपर ले रहा है। ठीक है। तो अब इस पे सर फिर एमएलसी में भी ये वाजिया होगी, तो अच्छा इसको बेटा, फिर ये किस आपका तरह से सवाल ये जो है ना, देखना वो थोड़ा इस तरह की, जो फैक्ट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बता दूं। हर मुलजम की जो है। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है, उसकी वैल्यू होती है। इनकल्पेटरी जहां वो अपने आप को वकूए में शामिल कर रहा हो, और जो उसकी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ओके यह है कि सर। जो, सॉरी, जी सर, कंटिन्यू प्लीज। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, आप बोले प्लीज। अच्छा, जो उसकी इनकल्पेटरी वैल्यू, वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है, उसकी वैल्यू होती है। जो एक्सकल्पेटरी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अगेन, ये मुलजम का कहना सिर्फ काफी नहीं होता। अगर तफ्तीश के अंदर उस दूसरे मुलजमान की हद तक कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीजें आई हुई हैं, तो उसकी स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जैसे पहले बताया कि हमारा साइड ये है कि प्रैक्टिस में सारा जोर बेल पे होता है, तो अगर बेल ग्रांट हो जाए तो उसके बाद केस में क्या कुछ चीज़ें रहती हैं अक्यूज के लिए? बिल्कुल बेटा, उसके बाद पूरा ट्रायल होना है, ट्रायल होना है उसका। जी सर, वो तो होना है, लेकिन उसमें जो है उसको उसको दोबारा बेनिफिट भी सजा होती मिलेगा? है। बहुत सारे मुकदमों में ऐसे हुआ कि आपने 302 के मुकदमों में बेलें हो गई हैं, बाद में ट्रायल में सजा हुई है। जी मैंने सर, अभी तीन एक सौ रेप का केस किया, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। रेप का केस मैंने किया गुजरांवाला के अंदर। सर्टन सर्टन डेट को एफआईआर होती है, उसके अंदर क्या कहते हैं, बंदा नामजद हो जाता है। वो अपनी प्री अरेस्ट मूव करता है, लड़की आके स्टेटमेंट दे देती है और आके कहती है कि जी मुझे गलत फहमी हुई थी, मैंने गलत फहमी के बिना पे इसको नॉमिनेट किया था, लिहाजा इसकी प्री अरेस्ट कंफर्म कर दी जाए। लड़की का स्टेटमेंट होता है, उसकी तस्वीर खिंचती है, उसके सिग्नेचर होते हैं, और बेल कंफर्म हो जाती है। उसके बाद जब चालान सबमिट होता है, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज है, कि वो कंप्लाइंस नहीं होती उस अंडरस्टैंडिंग की।
गलत सेक्शन डाल देते हो सर। यस प्लीज। अगर अस्सलाम एफआईआर में वालेकुम। आई कैन आस्क। जी फैसल शाह सर साहब अगर आप बोले आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एफआईआर लॉन्च हो जाए ना सर, सेक्शन 154 के तहत सीआरपीसी, सर ये इसमें फिर अमेंडमेंट हो सकती है? एक दफा अगर एफआईआर फाइल हो जाए ना, केस में जारी हो, फिर अगर किसी को कोई चीज वगैरह याद आ जाए कि यहाँ पे ये एविडेंस डलनी चाहिए, यहाँ पे ये एविडेंस डलनी चाहिए, यहाँ पे ये मुकदमा हो, ये जगह हो, ये हो सकती है कि नहीं सर? एक बात याद रखना बेटा, एफआईआर के अंदर अमेंडमेंट नहीं होती, एफआईआर के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। इम्प्रूवमेंट इन अ सेंस मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफआईआर अगर आप सेक्शन 154 को पढ़ें तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड प्लेस, डेजिग्नेटेड परफॉर्मा के ऊपर दर्ज होती है, वो दर्ज हो गई। अब आप एडिशन करना चाहते हैं, डिलीशन करना चाहते हैं, नेचर चेंज करना चाहते हैं, तो दैट विल बी डन थ्रू 161। सुगरा बीबी सर केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन दिस पॉइंट। सर अगर सर कोई अभी आपने बंदा बात की थी स्टार्ट में, बता रहे थे जैसे कि हमारे यहाँ पे चूंकि एक तो डिले बहुत ज्यादा हो जाता है एफआईआर में, सॉरी यस। ट्रायल में ना, कि आपको अक्सर कमेंट्स में भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर क्या नाम है इंसाफ मतलब उस तरह से नहीं होता। तो सर जैसे अभी मोस्टली यही होता है कि आपने स्टार्ट में बताया कि उनको पता नहीं है कि रोल किस किस को देना है, ठीक है, और गवाह भी वो मौके पे मौजूद नहीं होते, दाएं बाएं से पकड़ के डाल देते हैं। अब अक्सर केसेस में क्या होता है कि प्रॉपर एविडेंस होती है, गवाह होते हैं, लेकिन चूंकि ट्रायल काफी लेंथी होता है, 2 और 3 इयर्स लग जाते हैं, तो अक्सर लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। अब होता क्या है, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो जाते भी इलीगल है, या उनका अकामा वगैरह या पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है। तो चूंकि हमारे यहाँ पे जो QSO 164 कहते हैं कि जो इसकी मतलब मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू एविडेंस हो सकती है। अब उस पे ये है कि जब वो जा ही नहीं आ सकते, वहां पे एम्बेसी जा ही नहीं आ सकते, तो क्या जैसा के पास इतना अख्तियार होता है कि वो आपको किसने इस कहा चीज एम्बेसी को। जाने की जरूरत है? सर मैंने सर रिसेंट ये केस देखा था सियालकोट में ना, जिसमें हुआ ये था कि वो सऊदी अरेबिया में है, इसका जो है एक एविडेंस गवाया जो। अब उसमें प्रॉपर क्या नाम है, जज साहब ने उसका मंगवाया पासपोर्ट, और बेटा आपकी उसका बात काम लंबी हो जाएगी, एक्सपायर हो बाकी गया। लोग भी काफी वेट कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। कौन सा सर? एम्बेसी में जाने जी के लिए जी। सिर्फ आपको पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होता है, पहली बात। दूसरी ये बात, आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, अमजद रफीक साहब ने इस पे जजमेंट दे दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिकली आप अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे केसेस पहले से भी मौजूद थे, लेकिन अमजद रफीक साहब ने भी इसके ऊपर जजमेंट भी दे दी हुई है, पहली बात। सर दूसरी बात यह है कि किसी का वहां से ना होना, कोर्ट की सेटिस्फैक्शन जरूरी है। ये सब कुछ पॉसिबल है when the court is satisfied subject to the permission of the court। if the court puts any stipulation कि आप एम्बेसी जाएं और ये वो करें, that is the sole prerogative of the court। तो सर सर ये सर मेरा सवाल ये ट्रांसलेटर है कोर्ट के जो है वालेकुम। उनसे नेक्स्ट आप प्लीज, उसको बता नेक्स्ट सकते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट साहब प्लीज, सर का अगर कोई नेक्स्ट बंदा प्लीज, ये किसी का वक्त नेक्स्ट। नुकसान कर देता है या जी हॉस्पिटल बेटा। वगैरह में जाके सर, सर अगर अस्सलाम कोई वालेकुम। सर आई हैव अ क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट केस लॉज अगर शेयर कर सकते हैं आप एफआईआर की हवाले से। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस। सर सर मेरा क्वेश्चन है, मैं हाँ। आज मजहर अली। यस यस मदर बोले। जी सर। सर जैसे कि एक सिनेरियो है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक जुरिडिक्शन से जैसे एक एजेंट है, ट्रैवल एजेंट है, वो कराची का है। उसने ऑनलाइन जो है किसी बंदे से, हैदराबाद वाले से, वो हैदराबाद में रहता है, जिससे ऑनलाइन उसने वो बुकिंग करवाने का दुबई में करवाया था, जो कि अब वो पैसे उसके खा गया। तो क्या हम वो एफआईआर जो है उसके ऊपर अपने कराची में कटवा सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन हुआ है उनके साथ ना तो ये किस में आएगा, मतलब हम उससे हैदराबाद में करवाएंगे उसकी एफआईआर, अब ये आप या अपने कराची अपने में? मसले मेरे साथ ना डिस्कस करो ना, इसके मैं बहुत पैसे लेता हूँ ये मशवरे देने के, ठीक है ना? सर सर मैं हम भी आपसे सीखने के लिए ही आई आए हैव अ हैं। क्वेश्चन। तो ये बहुत जो है मतलब कंफ्यूजन का है, इसमें सर आगे के कैन आई और भी आस्क माय सिनेरियोस क्वेश्चन? ऐसे आ सकते हैं ना। अच्छा सर बेटा, इसका जवाब ये सर है, है सीआरपीसी और पीपीसी इस चीज को पोजीशन करती है, वकुआ शुरू होने से लेके जहां वकुआ खत्म होता है, दोनों जगह पे एफआईआर हो सकती है। जिस तरह मैं आपको सर एक आई हैव अ एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन। और सबर जी करो सर। यार, क्वेश्चन क्वेश्चन एक मिनट ठहरो, मैं उसका जवाब तो दे दूं।
फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो कराची के अंदर, मेरी आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई कोई भी, कि मैंने आपको यहाँ सियालकोट से माल लेके कराची भेजना है। आपने क्या किया, आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मुझे चेक लाहौर में भिजवा दिया। माल मैंने सियालकोट से चढ़ाया, आप बैठे हो कराची के अंदर और मैं बैठा हूं लाहौर के अंदर, चेक मेरे पास लाहौर के अंदर आ गया। चेक मैंने हाफजाबाद में प्रेजेंट किया, मैं वहां पे भी पर्चा करा सकता हूँ। सो इट और ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राफ्ट दी एफआईआर। वकूआ बनाने के लिए ऊंची आवाज में कहा आपने सर, मेरा क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट ओके सर, समझ गए सर। एक ओके सर, क्वेश्चन सर है। तो I have a नीड very नॉट relevant. सर मेरा एक एवरीवन टू द क्वेश्चन I है। टॉपिक। have a एवरीवन जस्ट question. स्टॉप Stop सर I have a talking. really very relevant I question said to the stop topic talking. actually. एक मिनट सर एक एक मिनट एक क्वेश्चन है मिनट। मेरा। जी जी। अच्छा सर, सर अभी इसमें अगर का जैसे कोई आप बंदा सवाल एक है। किसी एग्जांपल इंसान, कोट यार कर इस रहे तरह थे। इस तरह किसी का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा किसी सर, का आई एक हैव एक आई बंदा हैव अ पूछे। क्वेश्चन। आई हैव जी अ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले सर सर को 1 मिनट टाइम दें, और जब सर किसी का नाम लेंगे, जो हैंड रेज करेगा उन्हीं के क्वेश्चन अकोमोडेट किए जाएंगे। खुद से कोई ओके माइक सर। ऑन मैं ना करे। ओके ओके। सर मैंने हैंड रेस कर लिया है, मेरा क्वेश्चन सुने। आप काइंडली जब नाम लिया जाए तभी सुना जाएगा। मेरा नाम हारिस है, जल्दी पूछिए मुझसे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर नोमान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बाज़ का जब एफआईआर ड्राफ्ट की जाती है तो बाज़ का ये होता है कि जो लोग मौके पे मौजूद नहीं होते, तो जो कंप्लेनेंट होता है वो हर किसी को कोशिश करते हैं कि नॉमिनेट करने की ट्राई करता है कि उसको मैं डलवा दूँ, फलां को डलवा दूँ। अब सर अब 3 से 4 मुसलमान हैं, इसमें से अगर कुछ वहाँ पे मौजूद थे, कुछ वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ज़ाती रंजिश की बिना पे उनको भी शामिल करा दिया। अब सर वो जो शामिल करवाएँगे तो उसका केस के मेरिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, रियल स्टेज पे? अच्छा बेटा, ये मैं आपने नोमान, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं हमारे लॉ की टर्मिनोलॉजी में वाइडर नेट थ्रो कर दिया। होता क्या है कि आप तफ्तीश के अंदर अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं कि इफ यू आर नॉट देयर तो प्रूव द गिव द एविडेंस वेयर यू वर। विटनेसेस की सूरत में दें, चाहे वो आप सीडीआर की सूरत में दें, चाहे आप किसी सीसीटीवी फुटेज की सूरत में दें, तो आपने वो करना होता है। लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर, बिलखुसूस जो मेरी एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, दैट इज हार्ड कोर चैप्टर 6, कत्ल छतल और ये वाली सारी चीजें, उसके अंदर आप मशवरा, बेटरमेंट, कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन लोगों को जो है ना वो इन्वॉल्व करते होते हैं, तो उसके अंदर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो वो मशवरे की हद तक, 109 की हद तक, कॉमन इंटेंशन की हद तक, वो सारी चीजें जो है वो एविडेंस में थ्रैश आउट हो जाती हैं। और आपने जस्टिफाई करना होता है कि मैंने नहीं किया या मैं वहां पे नहीं था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट ऑल डिपेंड्स द काइंड ऑफ एविडेंस यू प्रेजेंट इन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी, सैयद सरमद अली, सैयद सरमद शाह साहब। हेलो जी जी। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर आपसे कि देश के जैसे सर एसी रूल्स बने हुए हैं 2014 के, तो जो एंटी करप्शन वाले हैं वो अगर किसी के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस पे अगर एफआईआर लॉन्च कर देते हैं, और वो एफआईआर जो है उस पे वो 468 एंड 471 जो है सेक्शन वो लगा देते हैं, तो सर वो जस्टिफाइबल है? क्योंकि वो तो प्रेयर टू परमिशन ऑफ या प्रेयर टू ट्रायल लगा रहे हैं, और परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उनकी परमिशन के बाद वो लगता है, उससे तो लग नहीं सकता। उसमें वो तो चालाक सर होते हैं, इसके ऊपर 420 भी लगाते हैं। 420 के लिए जरूरत नहीं होती, जी सर, वो 420 भी लगाते हैं, 419 भी उसकी जरूरत लगाते नहीं हैं होती। सर, लेकिन जी तो इस सर, वजह जी से सर। उसकी, इसलिए चूंकि वो 420 लीडिंग टू 468 471 होती है, इसलिए उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, 420 होता है, 400 ठीक है, परमिशन की जरूरत नहीं होता सर, वो मतलब भाई सर वो अलाउ है थैंक उन्हें। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, तैमूर गिलानी साहब। तैमूर गिलानी साहब। अच्छा नहीं है। एहसन अली कुरैशी साहब। वो भी नहीं है। शाहिदा खान एडवोकेट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इट्स द होस्ट सर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एफबी लाइव पे हमारे लोग आपको देख रहे पूछे हैं। पूछे 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 तो सर पूछे पूछे। पहला क्वेश्चन है, सर कैन वी लॉज एन यू एफआईआर? गाइस नेवर टोल्ड मी कि यू आर ऑन फेसबुक लाइव। सर इट वाज मेंशन ऑन द पोस्टर। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं, चलो एनीवेज। यस।
Sir, 300 people are there. Sir, question is, sir, can we lodge an FIR in a non-cognizable offense? If no, then नो 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 why we have often see the FIR in non-cognizable offense, i.e. 420? तो उसके साथ 468 71 भी लगता है ना यार, खाली वो नहीं लगता। और 420 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसके अंदर सेक्शन 155 की प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो आप देख लें। दैट डील्स विद द, जहाँ पे परमिशन आपको चाहिए होती है। सेकंड क्वेश्चन इज, सर मेरा ये सवाल है कि अगर कोई बंदा नाबालिग बच्चे के ऊपर कत्ले अम्द की FIR करे, लेकिन जो डिफेंडेंट के लिए किया हर्जाना है, एक्यूज्ड, याद एक्यूज, रखिएगा, डिफेंडेंट टर्मिनोलॉजी इज इन यूएस, नॉट इन पाकिस्तान, इट्स एक्यूज्ड। और वो बेगुनाह छठी क्लास का है लड़का, दैट्स अ क्वेश्चन। अच्छा, ये आपने, यानी बड़े इंटरेस्टिंगली अभी पंजाब बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं इरफान सादिक तारड़ साहब। उन्होंने एक केस किया था आज से कुछ साल पहले, जहां पता नहीं 6 या 7 साल के बच्चे के ऊपर भी एक FIR हो गई। सो मीनिंग देयर बाय, किसी बच्चे का कोई जुर्म करना या एडल्ट का जुर्म करना, जुर्म बाइफरकेट नहीं करता। यस, प्रोसीजर how that offense committed by minor is to be governed, there is a law, specific law for that, and that is juvenile justice act जो है आपका, वो डील करता है उसको, वो वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बट जुर्म कोई भी कर सकता है, किसी से भी हो सकता है। सर अनदर क्वेश्चन, सर आप ये बताएं, अगर वो कुएं का गवाह FIR दर्ज नहीं करवाता, तो फिर रिश्तेदार जब FIR दर्ज करवाते हैं तो उसकी क्या वैल्यू रहती है? अच्छा, आप इस सवाल में एक प्रॉब्लम है। वकूए का गवाह, ठीक है ना, वकूए का गवाह जो होता है, लीगली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो वो उस वक्त इन्फॉर्मेंट हो सकता है और उसको होना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपसे पहले बात की थी ना, कि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकल रियलिटीज ऐसे ही हैं। आइडियलिस्टिकली आप अज्यूम कर सकते हैं जी कि वाकई जो वो सड़क पे पासर बाय है वो उसको गवाह बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनते। तो जब आपके रिश्तेदार बनेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा। वो यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में वेगमोर ने कहा था, इट इज द बेस्ट वेपन एवर इन्वेंटेड इन द फील्ड ऑफ लॉ टू इलसिट द ट्रुथ आउट ऑफ अ विटनेस। सो जब आप विटनेस बॉक्स पे आते हैं और आप वाकई वकूए के जेन्युइन गवाह नहीं है, तो बहुत आसानी से आपको तोड़ा जा सकता है वहां पे। और आसानी से नहीं, समटाइम्स बहुत प्रोफेशनल गवाह भी होते हैं, प्रोफेशनल लिटिगेंट्स भी होते हैं। तो लेकिन यानी वो निकल आता है सच कहीं ना कहीं वहां पे। ओके, आप में से सर जिसका नाम लें काइंडली वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछेंगे वन बाय वन, अदरवाइज कोई यार माइक। किसी खातून को पूछ लो, क्योंकि ये सारे लड़के ही हैं। किसी खातून को गिव देम दी अपॉर्चुनिटी, एंड स्पेशली अगर कोई है और वो भी क्रिमिनल लॉ अस्सलाम की वालेकुम सर। ट्रेनिंग। यस, अपॉर्चुनिटी टू आवाज गर्ल शारदा जी। है। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं 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 नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर प्लीज डू इट, गिव अपॉर्चुनिटी टू अ गर्ल, एनी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम, क्या नाम है, किसी बेटा, ऑफिस। जब आप पैदा हुए थे ना, मैं तब से वकालत कर रहा हूँ, डोंट डू दैट विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज शारदा खान है। जी जी आई जी बेटा। सर, एक मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो व्हाट इज प्रपोज्ड FIR, और दूसरा ये कि डायरेक्ट कंप्लेंट के दौरान जब नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी होते हैं, अब जारी होने के बाद भी अक्यूज जो कंप्लेनेंट को धमकियां दे रहा है या फिर भी उनके घर में जाकर उन्हें कह रहा है कि आप विड्रॉ करें, तो क्या वो भी ट्रायल में या चार्ज जब फ्रेम होगा उसमें हम नोटिस में दिलवाएंगे ये? अच्छा बेटा, जब आप एप्लीकेशन देते हो, साइलेंट कर देना अपने आप को, आप जी साइलेंट कर। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन देते हो और पुलिस वाला उस पे पर्चा नहीं काटता, और आप 22A6 की पिटिशन जस्टिस ऑफ पीस के पास फाइल करते हो, डिस्टॉर्शन किसी की है, अनम्यूट हुआ हुआ कोई। यार प्लीज अपने माइक्स बंद कर दो सारे। चले सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, सो जब आप 22A6 की पिटिशन फाइल करते हो, तो उस वक्त जो दरखास्त होती है उसको कहा जाता है ये मेरी प्रपोज्ड FIR है। क्योंकि FIR को जब नंबर लग जाए और दफा 154 CRPC की प्रोसीडिंग पूरी हो जाए, तो वो वाली जो होती है वो, यानी उसको आप FIR कहा जाता है। सो एनीथिंग विच इज प्रायर टू दी FIR इज अ प्रपोज्ड FIR नंबर 1।
अच्छा, नंबर टू, आपने कहा कि अगर किसी के कंप्लेंट केस के अंदर नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट्स भी निकल आए, उसके बावजूद भी वो आपको थ्रेट कर रहे हैं, यू हैव अ राइट टू फाइल बाई से 6 पिटिशन, हरासमेंट पिटिशन, और इट गोज एनी सीरियस, तो आपके पास क्रिमिनल इंटिमिडेशन की रेमेडी भी अवेलेबल है सीआरपीसी पीपीसी के अंदर, और आप उसके केस के अगेंस्ट भी एफआईआर वगैरह करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, मैंने बताना है। अब्दुल्ला अवान। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल्ला अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवाहान होते हैं उनको एफआईआर में ऐड करना जरूरी होता है कि वो उनको ऐड करने से केस खराब हो सकते हैं? देखो बेटा, इट ऑल डिपेंड कि आपकी एफआईआर किस जुर्म के अंदर हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अलेज कर रहे हो कि ये मर्डर हुआ है, और उसके बाद फलाने फलाने बंदे ने आके आपको बचा लिया, या आपकी उन्होंने ह्यू एंड क्राई किया, ललकारा मारा कि वहां पे कि जो छोड़ दो इन्हें, और ये वो सारा कुछ। सो इट ऑल डिपेंड्स आपने एफआईआर की नरेशन क्या रखी है। गवाह इसलिए बहुत सारे मुकदमों में, मुझे एक बात बताओ, जना के मुकदमे में कौन गवाह होगा अगर किसी ने नहीं देखा हुआ? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एफआईआर की नरेशन क्या है, एलिगेशन क्या है, और वो क्या सब 489F में किस गवाह की जरूरत है आपको। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जबरदस्त, और एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसको हासिल है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको रिबट ना करें उस प्रिजम्पशन को। सो वो इट ऑल डिपेंड्स। गवाह ने अगर आपके जेन्युइन वाकई मौके का गवाह है, तो उन्होंने क्यों मुकदमे को खराब करना आपके। और फिर आपको एक और बात बताऊं, जो गवाह होते हैं ना, जब 173 की रिपोर्ट अदालत में जमा होती है ना, तो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस बनता है। उसके अंदर भी प्रोसिक्यूटर के पास ये इख्तियार मौजूद है, वो सेट में से किस गवाह को करवाना चाहता है, किसको नहीं करवाना चाहता। जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि सारे 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 के सारे गवाह करवाने हैं आप। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm Taimur Gilani. Sir, my question was, while drafting an FIR, how can one ensure a balance between providing sufficient detail and not appearing biased or speculative as well? बेटा, सबसे बड़ी बात, आपने एफआईआर ड्राफ्ट नहीं करवानी। मैंने पहले ही आपको बताया कि इस पोस्टर के ऊपर जो लिखा हुआ था, मेरी बड़ा सीरियस रिजर्वेशन थी उसके ऊपर, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ आकर डिस्कस करना ताकि सारों को पता चल जाए। हाउ एवर क्लाइंट्स डू अप्रोच यू कि मेरे साथ ये हो गया हो, तो उस वक्त आप उनको एक लीगल गाइडेंस ये दे सकते हैं कि आपके फैक्ट से ये जुर्म बनता है, तो आपने फोर्स ये करना है कि इस जुर्म के तहत आप पर्चा वगैरह काटें, और इस ये क्या कहते हैं, इसके अंदर आप गवाह डाल लें जिन्होंने मौके के ऊपर ये सारा वकूआ वगैरह देखा है। तो दैट्स हाउ यू नो यू ऑपरेट द एफआईआर। नेक्स्ट। मिस कोमल अस्सलाम लिखी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि आपने बताया कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है एफआईआर की कॉपी प्रोसिक्यूशन इलाका को मिल जाती। मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट। जी। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना कि जिनमें मेडिकल रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एफआईआर वैसे लॉन्च नहीं की जा सकती जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना मिले। अब रेप केसेस हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े के जो केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की हड्डी टूट गई है, तो उन केसेस में तो एफआईआर लॉन्च ही नहीं होती मेडिकल बिल्कुल रिपोर्ट हो के सकती बगैर। है, बिल्कुल हो सकती है। और उसके अंदर बकायदा लिख दिया जाता है, मेडिकल मुलायजा वगैरह हमने करवा लिया है, रिपोर्ट वेटिंग। अगर कभी आप एमएलसी को देखो, वहां एक टर्मिनोलॉजी होती है KUO। अगर अली हैदर की हड्डी टूटी है, वो कितनी टूटी है वो अभी डॉक्टर नहीं बता सकता, तो उस इंजरी के आगे लिख दिया जाएगा KUO, केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और सर जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसके मुताबिक एफआईआर में जुर्म इजाद कर दिया जाता है। सर फिर अगर यानी कि रिपोर्ट अभी नहीं आई तो जो फाइल जिसने एफआईआर जो है लॉन्च करनी है वो नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए क्या रेमेडी है? 22A6 CRPC, जस्टिस ऑफ पीस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट जी।
Sir, I have two Yes. questions. Yes. Firstly, sir, what is zero FIR? And then, sir, why in Pakistan the acquittal, conviction, or even bail largely or wholly depends upon the police report, while the police job is only to investigate the matter and collect evidence. So, if the police has to decide the innocence or guilt, what is the court's job? Thank you, sir. मैं आपको बताता हूँ। जीरो एफआईआर वो एफआईआर होती है जो कि ऐसी जुरिस्डिक्शन में हो जो दो थानों की हदूद में आता हो, उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। और इसके ऊपर आई रेकन, मुझे मेरी नजर से गुजरी हुई है, आई बिलीव इस पे अमजद रफीक साहब ने शायद कोई जजमेंट दी है, मेरी नजर से गुजरी है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था ना, स्टेक होल्डर्स या पिलर्स ऑफ आपकी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसको जरा गौर से समझिएगा। वो शायद मैं एक फ्लो में था, आपकी वो ध्यान से नहीं गुजरा। पुलिस का काम मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन करना है। प्रोसिक्यूशन का काम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की हुई एविडेंस को अदालत में प्रेजेंट करना है। डिफेंस का काम पुलिस की हुई इन्वेस्टिगेशन जिसको प्रोसिक्यूशन अदालत में प्रेजेंट कर रही है, उसमें डेंट, टिंच, टेंट, डिस्क्रेडिट करना होता है। और इन सारी चीजों का बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो अदालत अपनी वर्डिक्ट में देती है कि आया बंदा गिल्टी है, नहीं गिल्टी, एक्विटल है करना है, या क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे जाना है। सो अदालत ने वो सब कुछ तब करना है जो पुलिस ने किया, जिसको प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किया, और जो उसके ऊपर डिफेंस ने किया। इसके बाद अदालत अपना फैसला देती है, नंबर 1। दूसरा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि जी हमारे यहाँ इक्विटल रेट क्यों इतना ज्यादा है, कन्विक्शन रेट क्यों नहीं है। बेटा एक बात याद रखना, एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम में वैसे ही एक इक्विटल रेट ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इट डजंट मैटर इक्विटल रेट ज्यादा है या कन्विक्शन रेट ज्यादा है। व्हाट रियली मैटर इज सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, कि अगर मैंने एक छोटा सा जुर्म भी किया मुझे सजा जरूर मिलेगी। अब वो सजा कम हो, ज्यादा हो, बरियत के अंदर हो, जहां जिस मुआशरे के अंदर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होती है, क्राइम रेट वहीं कम आता है। नेक्स्ट। जी सर, You अस्सलाम guys have वालेकुम। 10 more minutes. Ask me whatever you want to ask. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था कि अगर नामालूम अफराद के ऊपर एफआईआर हो जाए तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेंगे, और बेटा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा, क्योंकि बाज़ औक़ात आई थिंक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ही रिक्वायर्ड होती है इन दीज केसेस। नहीं बेटा, शनाख्त परेड जब आपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देना है तो आपने मुल्जमान की आइडेंटिफिकेशन भी देनी है कि मुझे फला फला बंदे से पता चल गया, मुझे फला फला बंदे से पता चल गया, या that's how it came into my knowledge that this is the person. So there comes the identification parade. But in all eventualities, nomination करने के बाद identification parade, और अब हमारी prosecution बहुत smart हो गई हुई है। वो identification parade करवाते भी नहीं, और वो जो नॉमिनेशन सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लाते हैं वो इस तरीके से लाते हैं कि वो पब्लिक नॉलेज होता है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत ही नहीं होती। सो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी, जैसे कि ड्राफ्टिंग, वाइल ड्राफ्टिंग इन एफआईआर, स्पेसिफिक एलिगेशंस और स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन इंजरी का, और जो भी डिफाइनिंग सेक्शंस हैं, और प्रिसाइजली उसको किया जाए। इसके अलावा और कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसका ध्यान में रखा जा सके? बेटा वाइल अगर तो आपका ड्राफ्टिंग। कोई बैकग्राउंड बैगेज है पार्टीज के साथ, सो आपका वो बैकग्राउंड बैगेज, लेट मी रीफ्रेज फॉर यू आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने एक केस किया अभी रिसेंटली, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। वो केस ये था कि, क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम था इनका, वॉट जो भी था। सर तहरीम तहरीम फातिमा। अच्छा अच्छा, तहरीम का और मेरा आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था, विच लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली बिकेम अ पार्टनरशिप इन द बिजनेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
और उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोगों की नहीं बनी, तहरीम ने अली हैदर के ऊपर सिविल सूट फाइल कर दिया दिसंबर 2024 के अंदर। जब वो सिविल सूट में काम नहीं बना तो 2025 के अंदर आके तहरीम ने एक थाने के एसएचओ के साथ मिलके मेरे पे एक एफआईआर करवा दी कि जी इन्होंने मेरे इतने इतने पैसे देने थे, और ये गाड़ी मेरे से इन्होंने ली थी, गाड़ी मुझे नहीं दे रहे, ये एग्री किया ये मुझे पैसे देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अब मुझे ये पैसे नहीं दे रहे। अब इस सिनेरियो के अंदर उन्होंने एफआईआर तो करवा दी। अब मेरे पास जब वो केस आया तो मैंने पहला सवाल उस पार्टी से पूछा, आपका कोई बैकग्राउंड बैगेज है? व्हेन अ लॉयर सेज बैकग्राउंड बैगेज, दैट मींस आपकी कोई प्रीवियस लिटिगेशन है। तो इमिडिएटली उस पार्टी ने कहा यस। मैंने कहा क्या लिटिगेशन? उन्होंने कहा हमारे कुछ सिविल सूट चल रहे हैं गुजरांवाला के अंदर। मैं कहा फेयर इनफ। मैं कहा मैं वो सिविल सूट के अंदर ये गाड़ी का कोई बादशाह तो कोई ऐसा जिक्र वगैरह हो? तो एकदम उसकी आंखें फटी की फटी, कहती यस, हमने वो गाड़ी से क्लेम की थी जिसके जवाब दावे में इस बंदे ने आके कहा था कि वो गाड़ी उसके पास है। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, कि अब वो कह रहे कि गाड़ी नहीं है। और मैंने क्या किया, मैंने तारीख वक्त वकूआ की डेट, उस दावे को फाइल होने की डेट, उसके जवाब दावा आने की डेट, और जब वो एफआईआर हुई, जब उनकी कैलकुलेशन करके अदालत के सामने रखा, तो रिजल्ट ये निकला कि जिस वक्त दावा फाइल हुआ था, जब जवाब दावा आया था, एफआईआर के अंदर वकूए की डेट को, अगर वो वकूए की डेट को उसके साथ कोरस्पोंड किया जाए, तो उसका मतलब है वो तो खुद मान रहा है गाड़ी मेरे पास थी, तो अब मेरे पे ये गाड़ी की एफआईआर कैसे करवा सकते हैं? दैट एफआईआर गॉट डिस्चार्ज। सो ये चीजें बैकग्राउंड जो लिटिगेशन होती है उसको, बैकग्राउंड आपका कोई ब्लड फ्यूड आपस में, खानदानी कत्लो गारत है, कोई आपकी कोई वैसे कोई नॉर्कोटिक्स की केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि अगर एसएचओ के ऊपर आपने पिटिशन फाइल की हुई है हरासमेंट वगैरह की, और सब्सिक्वेंटली, वो मुझे अच्छी तरह याद है मेरा किसके पास था केस, जज साहब का नाम जेल से निकल गया, उसके अंदर नॉर्कोटिक की एफआईआर दी थी 9C की एक एसएचओ ने, और उसके खिलाफ जब मैंने बेल मूव की ना, और नो, इट वाजंट नॉर्कोटिक, इट वाज हेरोइन, यानी ये चर्च नहीं थी, हेरोइन थी। हेरोइन की बेल बहुत मुश्किल से होती है, इनफैक्ट होती भी नहीं है। सो उस हेरोइन की बेल मैंने करवाई थी इस ग्राउंड के ऊपर कि मैंने उस एसएचओ के ऊपर पहले से एक पाइल ऑफ लिटिगेशन की हुई थी, वो उसकी मेलाफीड के ऊपर, उसकी हरासमेंट के ऊपर, और ये वो, और अपनी एप्रीहेंशन डिस्क्लोज की हुई थी एफआईआर दर्ज होने से मच प्रायर, कि सर मुझे ये धमकियां देता है कि मैं तुम्हें चर्च, तुम्हें ना नॉर्कोटिक्स के पर्चों में डाल दूंगा, और वो अदालतों के अंदर थी। सो इस ग्राउंड पे वो मेरी हुई। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अगर कोई प्रीवियस बैगेज है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अह, सर मैं एडवोकेट हुमैरा फारूक की बात कर रही हूँ। जी जी सर मैम। मुझे पूछना था कि कोई एफआईआर कटवा एफआईआर कटी तो उसके बाद वो एक वेपन बरामद हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर उसकी बेल हो गई, लेकिन गवाह जो है वो नहीं आ रहे, मतलब केस मुस्तकिल चल रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या रेमेडी होगी जो गवाह। वेरी इंटरेस्टिंग, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सा। और इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो किया। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अगर को आपको, क्योंकि जेंजी है ना आप लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है। अगर तो आपका कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है और आपने बड़ी हाईलाइटेड और किस्म की कोई वीडियोस देखनी है, वो इंस्टा फेसबुक मेरा भरा हुआ है। लेकिन द रियल लिक्विड गोल्ड नॉलेज इज ऑन यूट्यूब, जो डिटेल वीडियोस है। मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि मुल्जिम अगर नहीं आता तो मुल्जिम के खिलाफ तो फौरन से पहले वारंट भी निकल आते हैं। इनफैक्ट जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट थी, यस, अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट थी, जिसमें सेक्शन 75, 77, 85, 86, 87, 88 के ऊपर उन्होंने वो जजमेंट दी। बड़ी कमाल की जजमेंट। तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी वारंट वगैरह भी निकलवा लेते हैं, उसके नॉन बिलेबल वारंट भी निकल आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच होती है। सो लेकिन ये अभी मेरी बेटी ने ये सवाल किया ना कि जी गवाह पेश नहीं हो रहे, तो आपको पता है कि बकायदा सीआरपीसी में बकायदा शेड्यूल के अंदर वहां पे फॉर्म अवेलेबल है कि ये जो कार्रवाई है ना वारंट वगैरह की, बेलेबल नॉन बेलेबल की अटैचमेंट की, ये गवाहों और मुद्दई के ऊपर भी हो सकती है। सो आप एज अ डिफेंस अटर्नी, एक्यूज काउंसल, आप अदालत को ये फोर्स कर सकते हैं कि सर 249 में सेनेटर एडजर्न ना करें, निकाले वारंट उसके गवाहों के, निकाले वारंट मुद्दइयों के, शहादत क्यों नहीं करवा रहे आके? सो वो रेमेडी आपके पास अवेलेबल है।
बेटा ये कौन है? मसब वहीद साहब को अलाउ कर दें जी, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मसब वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Assalamu alaikum. जी मसब। Sir, so my question is in relevance to minors limitation. As in IPC, there is a POXO Act. You might have heard about the Child Protection Act, which is which was given in 2012. So, is there any applicability or in relevance to that in Pakistan Penal Code or in CRPC for the protection of children's rights in Civil Procedure Code? Okay, there is a law in Pakistan that is called Juvenile Justice Act. Initially, it was promulgated back in, I reckon, 2002, and now the recent one is also given that in which my age is also stipulated over there. So we have that, but once if any minor is going to be charged for any crime, then that law comes into the operation in which the trial is going to be conducted by a juvenile court. That minor is always and always going to be kept separate from the conventional accused or the criminals, and the court will take due care of that minor as well. Next, please. Last two questions. Mr. Fasi, you can ask your question. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, before I ask my question, sir, I want to confess I'm a huge fan, sir. Thank Whether you. it be your legal acumen, sir, and Thank you. especially your suits, sir, I'm a huge fan. Thank you. Thank you. Uh, uh, सर मेरा मेरा सवाल सर Don't get आपने impressed with बात my की थी dressing. That's if you have to do anything, it doesn't. When it comes to the हाँ court, that the judge is not going to see my dress. What he यस sees सर is what I am सर saying आपने over there. बात की थी डिले की सर एफआईआर में हेलो Yes, please. Yes, please. Yes, I'm सर listening. सर वो नॉर्मली तो फेटल होता है सर हम एज अ कंप्लेनेंट मैं उसको जस्टिफाई किस तरह कर सकता हूँ उस डिले Oh, को very क्योंकि good. थेफ्ट Very, केसेस में very सर good. Very good. Very good. मैं बताता हूँ आपको, देखो जो आपका डिले है उसको जस्टिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए उसको प्रॉम्प्टली लॉन्च किया जाए, चाहे वो 15 हो, चाहे वो फर्द बयान की सूरत में हो, चाहे वो थाने जाके दरखास्त देने की सूरत में हो। और यहाँ पे एज अ लॉयर, एज अ विक्टिम, एज अ कंप्लेनेंट आपको बता रहा हूं कि जब आपने दरखास्त देनी है उस पर वक्त जरूर लिखना है, क्योंकि जैसे ही कोई हीनियस ऑफेंस होता है थाने वाले रोजनामचा रोक लेते हैं, और जो आपकी फर्द बयान होती है उसको बकायदा एग्जिबिट लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अदालत को ये कह सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्टली एफआईआर दी, डिले पुलिस ने किया जो कि मुझे एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। वन प्रिकॉशन इज दैट। Number two, if there is a considerable delay in the FIR, you must explain what led you to, have that delay. डेफिनेटली आप अस्पताल गए होंगे, आप रूरल हेल्थ सेंटर कहीं चले गए होंगे, या पुलिस के पेपर बनने में कोई देर हुई होगी। सो वट एवर द डिले इज, यू मस्ट एक्सप्लेन इट। सर ये एफआईआर में एक्सप्लेन करेंगे या आगे जाके? नहीं नहीं नहीं, तफ्तीश तफ्तीश उसके बाद, तफ्तीश आपके अच्छा पास अच्छा है वो। हाँ, क्योंकि तफ्तीश के अंदर वो सारी की सारी मिसल जो जो आपने कहना है तफ्तीशी ने 172 के तहत लिख ही जाना है उसको जिमनियों के अंदर। अच्छा सर एक और सर ये जो आपने बात की थी कि अक्यूज अपना फर्स्ट वर्जन नहीं लिखवाते सर वो अंडर सेक्शन 161 पे लिखवाएंगे क्योंकि सेपरेट 161 सर, एफआईआर तो 161, अच्छा 160, एवरीथिंग अंडर 161। सर नॉर्मली तो अक्यूज की स्टेटमेंट लिखी नहीं जाती 161 की जब मैंने नहीं यही शायद तो पढ़ी। आप गलती करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल अच्छा देता हूँ। एक केस के अंदर मुलजिम ने प्ली ऑफ एलिबाई ली, किस जी स्टेज पे सर आके, किस स्टेज पे आके 342 के अंदर आके जज ओके साहब ने कहा कि आप 342 के अंदर प्ली ऑफ एलिबाई ले रहे हैं, आपने 265 ई की स्टेज पे प्ली ऑफ एलिबाई क्यों नहीं ली?
और मैंने मिसल मुआयना किया, आपने तफ्तीश में भी कहीं में प्ली ऑफ एलिबाई नहीं ली। सो मीनिंग देयर बाय, जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, आप मुलजम के वकील होते हैं, वो आपको कंसल्ट करता है। यू मस्ट थिंक ऑफ द एंड एट द स्टार्ट ऑफ द केस। ये नहीं होता कि आपका डिफेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता जाता है। नो 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 नो, you take the defense, you sit with your client, you sit with your accused, talk him through the incident, tell him what happened, how you say it, what is the evidence, what is the police says, complainant version says in the FIR, and then you jot down your कि ultimately मैंने इसके ऊपर जाके अपने मुल्जिम को निकालना है। सही। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, प्राइवेट विटनेस की वैल्यू क्या होती है एफआईआर में? लाइक 9C के केसेस कुछ होते हैं जिसमें हम कि उसको इस बेस पे हम बेल करवा रहे होते हैं कि उसमें प्राइवेट विटनेस नहीं था। ये ग्राउंड सबसे बड़ा हमें और सबसे फजूल आर्गुमेंट बेटा यही होता है कि जी 103 सीआरपीसी की वायलेशन है, एंड व्हेन यू हैव मल्टीपल जजमेंट्स, चाहे वो अमीर जेब केस हो, चाहे जो कोई भी हो, मल्टीपल जजमेंट्स, मल्टीपल जजमेंट, बल्कि नहीं, वो अमीर जेब नहीं, खोसा साहब की जजमेंट है मेरे ख्याल से, शायद अमीर जेब है या कोई और है। उस जजमेंट के अंदर उन्होंने ये बता दिया है कि प्राइवेट विटनेसेस वाली कंडीशन को पूरा ना करना इज मेयर इरेगुलरिटी। सो इरेगुलरिटी जो है वो ट्रायल को विशिएट नहीं करती, इलीगैलिटी डज विशिएट अ ट्रायल। सो बेल स्टेज पे 103 का जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट हो गया और उसके ऊपर पाइल ऑफ जजमेंट्स आ गई हैं। फिर उसके बाद खोसा साहब की जजमेंट आई कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, चाहे वो चर्च है, चाहे हेरोइन है, चाहे जो भी है, क्वांटिटी मैटर करती है, बिकॉज लॉ के अंदर पॉलिसी जो है, जो स्लैब्स प्रोवाइड गई हैं, वो क्वांटिटी के हिसाब से। फिर उसके बाद जजमेंट आई काजी फाइज ईसा साहब की कि जी बॉडी कैम नहीं होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग। सो ये इवॉल्व करता रहता, बट 103 वाला इज अ वेरी ओल्ड स्कूल, इट डजंट रियली मैटर। वन लास्ट क्वेश्चन जलाल अहमद खान साहब के पास। जी जलाल अहमद खान साहब पूछा। वालेकुम सर। मुझे वालेकुम। एफआईआर के सी क्लास और बी क्लास के बारे में जानना था कि वो किस तरह करवाई जा सकती है, इससे कोई यार तरीका? ये सी क्लास और बी क्लास वाली जो कहानी है ना, ये कराची के अंदर होती है, ठीक है ना, और ये हमारे यहाँ पे लाहौर में यानी पंजाब में नहीं होती। और वो कहानी ये है कि जब मुलजम सी क्लास करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसको बेगुनाह कर दिया उन्होंने और अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आम केसेस में तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसआई है ना, तो जो तौहीन रिसालत या जिना के केसेस में जिस तरह सीआरपीसी हमें बताता है 156 बी और ए के मिनिमम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एस भी होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। बेटा और उसके लिए पाकिस्तान मैं में क्या? आपको यानी आई एम नॉट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसके अंदर। हमारा लॉ ये कहता है कि व्हेन लॉ रिक्वायर्स यू टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, if it is not being done according to that law, that vitiates a trial। ठीक है। सो अगर लॉ रिक्वायर करता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एसपी ने करनी है, इसका पर्चे के लिए आपको प्रायर परमिशन चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट शुड बी डन अकॉर्डिंगली। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सरदार इसहाक साहब की वाली जो प्रोसीडिंग्स है, लाइव प्रोसीडिंग, दे आर अवेलेबल। वॉच इट एंड यू विल लर्न अ लॉट अबाउट दिस लॉ फ्रॉम देयर। थैंक यू जी। ओवर टू यू एडमिनिस्ट्रेटर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरेक्टिव सेशन। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी पहले से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम अली साहब से एक सेशन करवा दें, तो होप सो उनके आंसर्स के क्वेश्चंस भी अकोमोडेट हो चुके होंगे। प्लस सर जहाँ तक बात रही सेशन पे जो टॉपिक है हमारे पास एफआईआर ड्राफ्टिंग का, Last year
द इंटेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर वाज दैट अच्छा कि जो पूछ लो। जब एफआईआर को ड्राफ्ट सर होती है तो उसमें सर क्या सर इश्यूज आते हैं एक लॉयर के लिए बेसिकली, सो दैट वाज द रीजन के टाइटल बेटा रखा हुआ है। एफआईआर आपने नहीं ड्राफ्ट करनी होती है, एफआईआर आपने यस नहीं सर। ड्राफ्ट करनी, पुलिस ने ड्राफ्ट करनी यस है। सर। दैट्स बीन कॉन्टिन्यूसली सेइंग दैट। यस सर। sir, could you please let us know about the thing you said that you said about Salman Safdar Saab that that evidence is very weak piece of evidence. So could you please recommend सर्कमस्टांशियल some एविडेंस, वंश टक्कर circumstantial? एविडेंस। Yes, thank you, sir. Circumstantial evidence. Could you please recommend some landmark judgments decided by Pakistani courts or any UK लिखते courts जाओ, which Salman Safdar has लिखते जाओ, referred to? लिखते जाओ, Thank you, sir. लिखते जाओ, बोल रहा हूं मैं। Thank you, sir. Thank you, sir. मुंशी Yes, खान sir. वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1952 एफसीपीएलडी सुप्रीम कोर्ट 1। हदायतुल्लाह केस, Yes, sir. सुगरा बीबी केस, Yes, sir. उसके बाद खजर याद केस, बशीर एंड वर्सेस आईजीपी वर्सेस आईजीपी Thank. केस, Yes, बशीर एंड sir. अदर्स वर्सेस आईजीपी केस। Yes, उसके sir. बाद क्या कहते हैं, मेरे वाला केस विशाल शाकिर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, Yes, sir. रेंडर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब। Yes, sir. उसके बाद क्या कहते हैं, 2025 सुप्रीम कोर्ट पीएलडी 2025 सुप्रीम कोर्ट 1130 बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। Yes, sir. फिर उसके बाद आई एम जस्ट जो मेरे रैंडमली दिमाग में आ रहे हैं। Thank you, sir. और अगर अगर आपने कोई किताबें इनके ऊपर पढ़नी है जो कि अभी आपको आई वुड रिकमेंड कि किताबों को देखें, तो आपने 2 से 3 Yes, sir. किताबें मस्ट पढ़नी है, मस्ट मस्ट। कोड Yes, ऑफ sir. क्रिमिनल प्रोसीजर बाय जस्टिस फजल करीम साहब, Yes, sir. जजिंग विद पैशन बाय जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब। Yes, sir. उसके बाद आपने पढ़नी है मेकिंग माय ओन केस। Yes, sir. उसके बाद Sir, ओरल sir, आर्ग्यूमेंट्स। could you please let us know about the author of the making my बेटा own ये case? सब ये किताबें सब वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप जाके वहां देखिए, उसमें रेफरेंस भी हैं, लिंक्स भी हैं, समराइज भी किया हुआ है, सब अवेलेबल है मेरे चैनल्स के ऊपर। हम जस्ट जो मेरे ऑफ द कफ दिमाग में आ रही है वो Thank मैं you so आपको much, बता sir. रहा हूँ। Sir, फिर अगर any landmark judgments of the UK Supreme Court on circumstantial मरिंडा evidence? वर्सेस एरिजोना, Yes, मरिंडा sir. वर्सेस एरिजोना। Yes, उसके sir. बाद क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस हेरिंग। Yes, उसके sir. बाद क्या कहते हैं, अगर फौजदारी का ज्यादा शौक है, ओजे सिम्पसन केस इज वेरी गुड, Yes, sir. दैट यूएस सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद बाकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बहुत जजमेंट है, लॉर्ड डेनिंग Yes, को पढ़ लो, लॉर्ड हॉफमैन को पढ़ लो, बहुत thank जजमेंट्स you, हैं। sir. Thank सर you अभी so आप much, अभी sir. रफीक साहब की Stay जजमेंट बता blessed. रहे थे जी ऑनलाइन जी एविडेंस पे, तो नहीं, और इस पे नहीं है, उनकी जजमेंट ये है कि ड्यू टू मॉडर्न डिवाइसेस और ये जो इनोवेशन हुई है आर्टिकल 164 की, तो बहुत सारे ऐसे काम अब थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं जिसके लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। और उसमें उन्होंने एग्जांपल दी कि ये एफआईआर का पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू रजिस्टर होना, फिर उसके बाद अगर हाजिरी माफी जब करते हैं ट्रायल से मुलजिम की, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस हो सकती है एंड ही हैज टू पार्टिसिपेट। सो जो हाजिरी माफी वाली उनकी जजमेंट है, दैट इज विद रेफरेंस टू दैट। बेटा मैं आप लोगों को एक काम बताता हूँ, आप लोगों ने एक काम करना है। अगर आपने एक अच्छा लॉयर बनना है ना, तो मेरी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर 12 मिनट की, आप कुछ और देखो ना देखो, वो 12 मिनट की वीडियो आपने देखनी है। आपको किसी पाकिस्तान लॉ साइट की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, जो 18-19 हजार रुपए लेते हैं। आपको कोई रिसाला खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग स्टूडेंट हो। आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, आपको इनकरेज करना चाहिए। वो वीडियो बताती है लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा मुफ्त और फ्री टूल कि आप यकीन करो कि वो हाई कोर्ट के जजेस भी उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा टूल है। वो वीडियो ये कहती है कि आपने लाहौर हाई कोर्ट की वीडियो एप्स, वो मैंने पूरा तरीका उसमें बताया हुआ, लेकिन मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट आपने खोलनी है, वहां पे एक टैब बना होगा रिसर्च सेंटर का, उसको आपने क्लिक करना है। जब उसको क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुलेगी, तो वहां पे एक टैब बना होगा जो न्यूज बुलेटिन का है। आप उस पर क्लिक करेंगे
तो नीचे आप यकीन करो 2020 से लेके 2025 तक पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से जो जो अच्छी जजमेंट्स है ना, वो सब शुमारे वहां पे पड़े हुए हैं, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग नहीं इस्तेमाल करते, पता नहीं क्यों। क्यों उन्हें शौक है पैसे खर्च करने का, जब वहां पे मुफ्त अवेलेबल है ये सब पूरा नॉलेज। बेटा उसमें जजेस आर्टिकल लिखते हैं, बाहर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आर्टिकल्स उसमें छपते हैं। सो वो कुछ ना देखो, आप सिर्फ वो 12 मिनट की आप वीडियो देख लो, यू विल लर्न अ लॉट। और रात को सोते हुए ये इंस्टाग्राम, टिकटॉकें और ये फजूल किस्म के जो काम कर रहे होते हो ना, वो बैठ के एक शुमारा पढ़ लिया करो। और उस शुमारे का भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं बेटा, पूरी की पूरी जजमेंट को लाहौर हाई कोर्ट में एक रिसर्च सेंटर है जहां पे बड़े कॉम्पिटेंट काबिल जजेस बैठे हुए हैं, सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस। उनका जजेस का काम लोगों के फैसले करना नहीं है, उन उन जजेस का काम मुझ जैसे नलायक और आप जैसे काबिल वकीलों को ट्रेन करना है, ये रिसर्च करके। वो क्या करते हैं जजेस, पूरी जजमेंट पढ़ते हैं। जजमेंट पढ़ने के बाद आईरैक मॉडल है एक रिसर्च मैथडोलॉजी का, पूरी जजमेंट पे आईरैक मॉडल अप्लाई करते हैं। और वो बताते हैं इस मुकदमे के अंदर इशू क्या था, इस मुकदमे के अंदर रूल क्या है, लॉ कौन सा एप्लीकेबल है, इस मुकदमे में एनालिसिस क्या है, इस मुकदमे में कंक्लूजन है। 400 सफ़ों की जजमेंट, 20 सफ़ों की जजमेंट आपको इतने से पैराग्राफ में वो दे देते हैं। आप डिटेल जजमेंट्स भी ना पढ़ो, आप सिर्फ वही 4 हिस्से पढ़ते जाओ ना। मैं ये आपको ट्रस्ट करके कह रहा हूं कि आप अपने कंपेटिटर को और अपने से आगे 5 5 10 साल 10 साल जिनकी स्टैंडिंग है उनको टफ टाइम दोगे जब वो आप पढ़ोगे। और इतना लॉ रिफाइन होता है आपका, इतना लॉ रिफाइन होता है कि आपकी सोच है। रात को सोने से पहले 2 3 शुमारे उसके खोल लिए, उनके अंदर आपका इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे है तो उधर कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, सिविल पे है सिविल अवेलेबल है, रेवेन्यू है रेवेन्यू अवेलेबल है, फौजदारी है फौजदारी अवेलेबल है। जो आपका इंटरेस्ट है वो वहां पे अवेलेबल है। लाजमी उसको पढ़ा करो, उसको पढ़ा करो। और सबसे बड़ी बात, ये शुमारे जो आते हैं ना आपके, ये 1 महीने बाद आते हैं, 1.5 महीने बाद आते हैं। पाकिस्तान लॉ साइट पे जब शुमारे में जजमेंट आती है तब जाके छपती है। वहां पे हर रिपोर्टेड जजमेंट पूरे पाकिस्तान की 14 दिन बाद चढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन कि लास्ट 14 दिन में जो जजमेंट रिपोर्ट हुई होगी ना, वो वहां पे आपको अवेलेबल होगी। सो उसको आप वो जो है ना पढ़ना सीखो और उसको देखना सीखो, यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू जी। Thank you so much, एडमिनिस्ट्रेटर sir. प्लीज, Thank you so much, कैन sir. आई लीव नाउ? Yes, sure, sir. Thank you so much. And we'll see you soon, inshallah, for the next session. Thank you, sir. थैंक यू जी, थैंक Hafiz. यू, थैंक यू, लॉ।